अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत इन्फॉर्मेटिव। मैं अभी इस वक्त हूँ मूसब के ऑफिस में, तो आज की वीडियो सारी मूसब कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो मूसब। हेलो। टाइम देंगे आप थोड़ा सा अपना प्लीज़? जी थोड़ा सा। सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपके? ठीक। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, आपने टाइटल देख के समझ लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो वी हैव मूसब हेयर। मूसब, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, आप मेरे व्यूअर्स को उससे रिलेटेड गाइड कर दीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो ये है कि एज अ स्टूडेंट कोई जर्मनी कैसे आए या किस तरह आ सकता है? देखिए भाई, अगर आपको जर्मनी आना ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स, यू हैव 3 पॉसिबिलिटीज। वन इज बैचलर प्रोग्राम्स, वन इज फॉर मास्टर्स प्रोग्राम एंड द थर्ड वन इज स्टूडेंट कॉलेज। ओके, तो सबसे पहले हम बैचलर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी ने एज ए स्टूडेंट बैचलर्स करने आना है तो वो किस तरह आ सकता है? देखिए, बैचलर्स और मास्टर्स दोनों ही स्टडीज के लिए जो क्राइटेरिया वो सेम है। आपको यूनिवर्सिटीज फाइंड आउट करनी होती हैं वेबसाइट्स के ऊपर। यहाँ पे 2 मशहूर वेबसाइट्स हैं जर्मनी में, अगर आपको इंटरनेशनल प्रोग्राम्स फाइंड आउट करने। अगर हम इसको स्टेप्स में डिवाइड करें तो सबसे पहला स्टेप हमें कौन सा लेना चाहिए, या आपने कौन सा लिया था? क्योंकि आप भी एज ए स्टूडेंट आए थे, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें या आप गाइड करें। ओके, मेरा जो डिसीजन था वो पूरा डिपेंड करता था मेरे बजट के ऊपर, ठीक है ना। पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और मेरे पास कोई इतना बड़ा बजट नहीं था कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेता यहाँ पाकिस्तान में ही, क्योंकि पाकिस्तान में भी एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे भी आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें और अच्छी से अच्छी पढ़ाई मुकम्मल करें, ठीक है। लेकिन जहाँ आप फिर बात करते हैं कि नहीं बाहर यूनिवर्सिटीज की, तो उसमें सिर्फ जर्मनी नहीं आता बल्कि और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जिसमें इंग्लैंड हो गया, यूएसए हो गया, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है। जर्मनी का जो मेरा पूरा डिसीजन था वो पूरे मेरे बजट के ऊपर डिपेंड करता था, और इस बजट को देखते हुए ही मैंने यूनिवर्सिटीज फाइंड आउट करी, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें अपना बजट माइंड में रखना है आने से पहले कि आपका बजट कितना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे हम डिटेल में इसकी अलग वीडियो बनाएंगे। जो वीज़ा प्रोसेस होता है, जो यूनिवर्सिटी फीस है, वो सारी चीज़ें हम दूसरी वीडियो में बना लेंगे। ओके, इसके अलावा मैं आपसे अगर सवाल करूं कि सबसे पहले वही मेरा सवाल है कि बजट हो गया, देन उसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए हमारा? आप यूनिवर्सिटीज फाइंड करो, ठीक है। बैचलर्स पढ़ना है तो बैचलर्स के लिए, मास्टर्स पढ़ना है तो मास्टर्स के लिए। हम यूनिवर्सिटीज कहाँ फाइंड कर सकते हैं? एक बहुत मशहूर वेबसाइट है, वो है .de के नाम से, ठीक है। आप वहाँ पर जाए, आपके पास वहाँ पे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, बैचलर्स के लिए भी, मास्टर्स के लिए, हर एक सब्जेक्ट्स के लिहाज से, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ इन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर डिपेंड ना किया जाए, बल्कि आप सर्च करें कि लिस्ट ऑफ ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी। वहां से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ओके ये वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये कोर्सेज आपको ऑफर हो रहे हैं, ठीक है। अब जब आप यूनिवर्सिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स, तो आपने अपना कोर्स भी डिफाइन करना है कि आपने किस कोर्स में एडमिशन लेना होता है, ठीक है ना। क्योंकि बास कोर्स अवेलेबल नहीं होते, बहुत लिमिटेड कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जर्मनी में। और जो स्पेशल कोर्सेज हैं जैसे कि बीबीए हो गए या फिर मेडिकल से रिलेटेड हो गए, डॉक्टरी, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे कोर्सेज वो सारे पेड होते हैं, ठीक है ना। वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपको कोई इतनी कम प्राइस में नहीं मिलेंगे। ओके, हमने सुना है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, ये लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे? जर्मनी में देखें, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको फ्री में एजुकेशन तो नहीं देगी, वो थोड़े बहुत पैसे लेगी। लेकिन जर्मनी में हम एजुकेशन फ्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पर सेमेस्टर की जो फीस होती है वो अराउंड 300 to 400, और बेसिकली कभी कभार 200 से भी 200 to 400 भी जाती है। डिफरेंशिएट करेंगे प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज को? बिल्कुल, पैसों के ऊपर ही पूरा मार्जिन सेट करता है पब्लिक और प्राइवेट में, कि पब्लिक यूनिवर्सिटी 200 से 400 तक की इसकी सेमेस्टर फीस जाती है, और प्राइवेट में तकरीबन स्टार्टिंग 3000 to 10,000 व्हाटसोएवर 20,000 तक जाती है प्राइस पर सेमेस्टर, ठीक है। अच्छा, हमने वेबसाइट देख लिया, अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, बच्चों ने बजट देख लिया, उसके बाद
आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी सेट करने हैं। Okay. आपने अपने इंटर जी, के, मैट्रिक के, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी होते हैं एज अ बैचलर्स अप्लाई करने के लिए? सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। आपके मैट्रिक की पूरी मार्कशीट, 9 की मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, इंटर के सर्टिफिकेट्स, ठीक है ना। प्लस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पाकिस्तान में 12 ईयर एजुकेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। हम लोग 12वीं तक जमात तक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं। जर्मनी में हम लोग 13 साल की एजुकेशन, वो लोग 13 साल की एजुकेशन को उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है अगर ना। हमें बैचलर्स के लिए आना है हाँ जी बिल्कुल। तो 13 साल की एजुकेशन आप एक्सप्लेन करेंगे? 13 साल की एजुकेशन ये है कि सिंध बोर्ड जो है वो 12वीं तक पढ़ा रहा है, Yes, ठीक enter कर है। लिया। और अगर आप ए लेवल्स पढ़ रहे हो तो ए लेवल समझो 13 ईयर्स एजुकेशन होती है, ठीक है। तो उन लोगों को इशू नहीं होता, वो डायरेक्ट बैचलर्स के लिए अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। जो ए लेवल्स जो ए लेवल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने सिर्फ 12 ईयर एजुकेशन ली है तो उसके 2 तरीके होते हैं बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए। या तो आप 1 साल एक्स्ट्रा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, वो कोर्स पढ़ो और उसके बाद फिर बैचलर्स के लिए अप्लाई करो, या फिर आप जैसे कि थर्ड ऑप्शन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्टूडेंट कॉलेज जिसके अंदर आपको 1 साल के लिए जर्मन पढ़नी पड़ेगी, उसका इम्तिहान देना पड़ेगा जर्मनी में ही, वो आपको बुलाएंगे यहाँ पे, उसकी कोर्स स्ट्रक्चर, उसके रिक्वायरमेंट, वो सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है ना। वो फिर बाद में कभी आपको बताई जाएगी। ओके। अच्छा मुसब, अगर जैसा आपने मुझे बताया कि अभी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज की, तो अगर आप इसको लिस्ट में डिवाइड करें तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं? 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 9 स्टैंडर्ड से। ओके। 9 की मार्कशीट, 9 का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर मार्कशीट, फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर मार्कशीट, सेकेंड ईयर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपके पास हो गई कुल मिला के 8 चीजें। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, मींस आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी में हम मतलब अगर पाकिस्तान से कोई बंदा आ रहा है तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, मतलब प्राइवेट ले ले या जो गवर्नमेंट हमारी यूनिवर्सिटीज हैं? कोई किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, बस इतना फर्क होना चाहिए, बस इतना जरूरी है कि वो रजिस्टर्ड हो यूनिवर्सिटी। जैसे कि आपको मालूम है पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि चलते फिरते कोर्सेज करवाते हैं, डिप्लोमा करवाते हैं, बैचलर्स की डिग्री भी देते हैं, लेकिन उनकी डिग्री रिकग्नाइज नहीं होती। जैसे कि एक बहुत बड़ा मशहूर केस आया था प्रेस्टन यूनिवर्सिटी का, जिनकी डिग्री रिकग्नाइज नहीं है। अब मे भी शायद हो गई हो, आई डोंट नो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं? इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, आपका बे फॉर्म, ठीक है। फिर जो आपने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट 1 साल पढ़ा है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास आइल्स होने चाहिए, और आइल्स का ग्रेड डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि यूनिवर्सिटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, ठीक है। ओके। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लेटर ऑफ मोटिवेशन है, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं कुछ रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी टीचर्स और फ्रॉम योर लेक्चरर्स, जो कि जरूरी होते हैं। मीन्स आपने जो ये पढ़ा है, आपने जो सेकेंड ईयर में पढ़ा है, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जिन लेक्चरर से पढ़ा है, अगर आपने यूनिवर्सिटी में 1 साल लगा है तो आपके तो उनके प्रोफेसर से आप उन्हें पूछें कि भाई आप हम मुझे कोई लेटर बना के दे सकते हैं। तो बेसिकली जिस तरह 9 या स्कूल में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था फॉर योर परफॉर्मेंस, ठीक है ना, तो वो भी जरूरी है, वो भी आप ऐड करें। तो वो तमाम के तमाम सर्टिफिकेट्स और जो भी मैंने ये आपको बताए हैं, ये सारे के सारे रिकग्नाइज होने चाहिए, अटेस्टेड होने चाहिए HEC से, HSC से, ठीक है। अच्छा मुसब, जो कोर्सेज हमने करने हैं, जो 13 ईयर ऑफ एजुकेशन है, मतलब 12 के बाद जो 1 साल हम यूनिवर्सिटी में लगाएंगे, तो वो हमें कितने कोर्सेज करने चाहिए और किस फील्ड में करें? ओके, किस फील्ड में करना है इसका जवाब आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। दूसरा, जर्मनी में सिर्फ एक डिसएडवांटेज मैं ये कहूंगा कि आप अपनी फील्ड चेंज नहीं कर सकते। लेट्स से अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है ना, आपने उसी में एडमिशन लिया है,
तो वो आपको ये नहीं बोल सकते कि यार आ जाओ कंप्यूटर पढ़ लो हमारी यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सर्टेन कोर्सेज होते हैं जो कि आपने नहीं पढ़े हुए होते, ये सिर्फ मास्टर्स के लिए। लेकिन बैचलर्स में केस डिफरेंट है, आपकी मर्जी, आप जो भी कोई सी भी डिग्री आप उठा सकते हो, ठीक है, और आप पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट गो इनटू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन यू आर टेकिंग एडमिशन इन पाकिस्तान फॉर अ कोर्स दैट बिलोंग्स टू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ओके फाइन। तो मुसब लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है, इंग्लिश लैंग्वेज? अगर एज अ स्टूडेंट हम आ रहे हैं तो क्या इंग्लिश लैंग्वेज पे ही काम चल जाएगा? क्योंकि एज यू नो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बच्चे प्रेफर करते हैं कि इंग्लिश ही आ जाए, इंग्लिश में ही हम कोर्सेज पढ़ लें, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज जिनको नहीं आती ऑब्वियसली उनके लिए तो मुश्किल है, यहाँ पे आके ही वो सीखते हैं। तो क्या यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई जाती, मतलब जो लेक्चर्स होते हैं वो इंग्लिश में प्रोफेसर्स दे रहे होते हैं या जर्मन में दे रहे होते हैं? इंटरनेशनल प्रोग्राम सारे इंग्लिश में ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बनाए गए ये कोर्सेज, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाए गए, ठीक है। कोर्सेज इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं बैचलर्स के जो कि जर्मन में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बैचलर्स के मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जर्मन में होते हैं, ठीक है, और बहुत लिमिटेड कोर्सेज होते हैं जो कि वो इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं सिर्फ इंटरनेशनल्स के लिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि आपके पास कोई इतनी बड़ी वैरायटी नहीं होगी इंग्लिश प्रोग्राम्स फॉर बैचलर्स, लिमिटेड कोर्सेज जी लिमिटेड आपके पास होंगे। ओके मुसब, आपने शुरू में बात की थी स्टार्टिंग में बिल्कुल बजट की, तो इससे रिलेटेड आप हमारे व्यूवर्स को क्या गाइड करेंगे? बजट की बात मैंने स्टार्टिंग में इस वजह से की थी कि यूनिवर्सिटीज में आपको सिर्फ पर सेमेस्टर फीस जमा नहीं करवानी, बल्कि जब आपने अपना यूनिवर्सिटीज के लिए एडमिशन आ जाता है, जो आपका वीज़ा प्रोसेस होता है, तो ये ज़रूरी है कि जर्मनी गवर्नमेंट आपसे एक आपके लाइवलीहुड के कंफर्मेशन के लिए आपको बोलती है कि ये अमाउंट ब्लॉक करना है, ठीक है। तो अभी जो ब्लॉक अमाउंट प्रपोज किया है जर्मन गवर्नमेंट ने, वो है 11,905 यूरोज, जो कि अप्रोक्सीमेटली 36 लाख बनता है पाकिस्तानी PKR, डिपेंडिंग कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी है और यूरो का रेट क्या चल रहा है आजकल। ओके तो क्या ये ब्लॉक अमाउंट हमें वापस मिल जाता है या गवर्नमेंट के पास ही रहता है? ये जो ब्लॉक अमाउंट है ये आपका अपना होता है, ठीक है। ये आपको जब आप यहाँ जर्मनी आते हो तो आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हो और ये अकाउंट पूरा का पूरा आपका होता है। आप इसको 1 साल तक जैसे आपको इस्तेमाल करना है वैसे इस्तेमाल करो। तो फिर पर ईयर आपको फिर दोबारा ब्लॉक अमाउंट शो करवाना होता है, या तो फिर आप कोई जॉब शो करो, मिनी जॉब, पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब, कि यस मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं अपने लाइफस्टाइल और अपनी जो लाइवलीहुड है उसको मैं बरकरार रख सकता हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई भी पैसों की जरूरत नहीं, मैं यहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन अच्छा, तो आपने मिनी जॉब की बात की तो एक और सवाल मेरे जहन में आ गया, क्या एज ए स्टूडेंट हम यहाँ पे जॉब कर सकते हैं अगर कोई बंदा स्टूडेंट वीजा पर आ रहा है तो? जी बिल्कुल जॉब करें। ओके क्या क्राइटेरिया है? कोई क्राइटेरिया नहीं है, अगर आप ये आपकी लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, कैफे अवेलेबल हैं, ठीक है ना, और जॉब्स अवेलेबल हैं। इफ यू आर रियली एक्सपीरियंस्ड, यू आर रियली स्किल्ड, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, आपको डेटा साइंस में कोई काम आता है, अप्लाई फॉर कंपनीज, ठीक है, सेटल फॉर अ गुड जॉब, ठीक है। या तो फिर आप यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं एज अ लेक्चरर असिस्टेंट, ठीक है। एज अ स्टूडेंट ही आप वो सब ज्वाइन कर सकते हैं? और ओके, पर शर्त ये है कि एज अ स्टूडेंट आपको एक लिमिटेड वर्किंग डेज अलाउड है। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट, यही मैं पूछना चाह रही थी कि मतलब मिनी जॉब कर सकते हैं या फुल टाइम कर सकते हैं, और अगर मिनी जॉब कर सकते हैं तो कितने घंटों की कर सकते हैं? देखिए, आप जर्मन गवर्नमेंट ने आपको आपके वीजा पे ना एक लाइन लिख दी है कि यू आर ओनली अलाउड टू डू 120 फुल डेज। दैट मीन्स आपको 120 डेज आप 8-8 घंटे की शिफ्ट कर सकते हो पूरे साल के लिए, ठीक है। पूरे साल पर आप 120 डेज हैं, इसको अगर आप हाफ कर दे तो 240 हाफ डेज होगा, मीन्स आप 240 दिन काम कर सकते हो। उसका मतलब ये है कि 365 दिन में से 240 दिन आप मिनी जॉब कर सकते हो और 120 दिन आप फुल टाइम काम कर सकते हो, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए बुलाया है, काम करने के लिए नहीं बुलाया। सही, तो 120 डेज हम फुल टाइम जॉब कर सकते हैं और
240 days हाफ टाइम जॉब मींस जैसे कि मिनी जॉब मिनी जॉब, ठीक है। 4 hours तो मिनी जॉब ये पर वीक 4 आवर और पर डे, सॉरी डजंट मैटर। आप इसको किस तरीके से आप इसको एक्यूमुलेट कर रहे हो इन 365 डेज, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे मिनी जॉब जो ऑफर करते हैं तो वो कितने घंटों की कर रहे होते हैं पर मंथ? पर मंथ आपको 48 आवर्स अलाउड होते हैं। ओके, ठीक है, 48 आवर्स अगर आप किस तरीके से भी कर लो, आप मिनी जॉब में भी 4 घंटे की आप तकरीबन 12-10 शिफ्ट लगा लो तो ये 40 घंटे हो गए, तो मीन्स 12-13 शिफ्ट लगेंगे आपकी महीने में मिनी जॉब की। अच्छा मुसब, कोई आप टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जिन्होंने एज ए स्टूडेंट आना है? सिर्फ एक टिप दूंगा मैं आप लोगों को कि Okay. अपने आप पर भरोसा रखें, और आजकल ये कंसल्टेंट्स का बहुत दौर चल रहा है, ओके, ठीक है ना। हर जगह कंसल्टेंट बैठे हैं और ये बोलते हैं कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, हम आपका वीज़ा लगवा देंगे। तो ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। देयर आर प्लेंटी ऑफ वेबसाइट, देयर आर प्लेंटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यू हैव सोशल नेटवर्क वेबसाइट, ठीक है। आप जाएं, आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, ठीक है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप वहाँ से देखें, ठीक है। वीडियो सर्च करें, सिर्फ मैं ही अकेला वीडियो नहीं बना रहा इस टॉपिक के ऊपर, बहुत सारे डिफरेंट लोग हैं जो कि वीडियोस बना रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा सिर्फ उन लोगों के ऊपर आप ज्यादा तवज्जो दें जो कि ऑलरेडी जर्मनी में रह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ की सिचुएशन कैसी है, किस तरह, ठीक है ना। वो लोग जो कि जर्मनी कभी गए नहीं है और वहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि भाई जर्मनी में ये होता है, जर्मनी में वो होता है, तो आपको समझदार है। ओके। सो फ्रेंड्स, हमने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करें। और हमारा मास्टर्स और स्टूडेंट कोलीग की जो मुझसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, वो टॉपिक हमारे अभी रिमेनिंग है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम उस पर भी वीडियोज़ बनाएं तो इंशाल्लाह वी विल कवर ऑल ऑफ देम। और अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं यूनिवर्सिटीज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच मुसब आपके टाइम के लिए। जी कोई मसला नहीं। Thank you everyone for watching. Allah Hafiz.